हेलो दोस्तों, मैं सविता जीत आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आयोग के प्रवक्ता के फॉर्म निकले हुए हैं, भर्ती निकली हुई है। जो भी बच्चे अर्थशास्त्र से तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनकी इस काम में काफ़ी हेल्प कर सकती हूँ। इसलिए आप जीत आईएएस के इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, जैसे आपको पता है कि आपको ये सिलेबस आसानी से आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तब भी मैं इस सिलेबस को डिटेल में आपको समझा दूंगी। इसके बाद हम स्टेप वाइज सारे चैप्टर्स को लेके चलेंगे। आपको पता है कि तैयारी करने में मुख्य जो भूमिका होती है वो पाठ्यक्रम की होती है, यानी कि सिलेबस की होती है। अगर सिलेबस हमारा पूरा तैयार है तो हम कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ओके, नाउ हम सिलेबस की ओर ध्यान देंगे। जैसे कि आपको पता है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, बहुत पेचीदा विषय भी माना जाता है और बहुत आसान भी है। अगर आप इसकी स्ट्रैटेजी को समझ लें, इसके पॉइंट्स को समझ लें तो ये बहुत आसान है, और अगर आप नहीं समझते हैं तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए मैं सविता यहाँ मौजूद हूँ। देखिए, अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है वो फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स उनको आसानी से समझ में आती होगी। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं, उत्पादन संभावना वक्र एवं अवसर लागत, ये इसका फर्स्ट टॉपिक है, जिसे समझने के लिए हमें कुछ ग्राफ को भी समझना होगा। ये सब जब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम आपको आसानी से समझा देंगे। देन जो हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है? उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। आपको पता है जैसे अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का विशेष महत्व है। तो माइक्रो जो लेके चलता है वो व्यक्तिगत इकाइयों को लेकर चलता है, सिंगुलर लेके चलता है। तो यहाँ क्या है? इसमें हम उपभोक्ता संतुलन एवं मांग को पढ़ेंगे। आपको पता है उपभोक्ता क्या करता है? मांग करता है। इसके अंतर्गत क्या आएगा? उपयोगिता। जब किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु उपयोगी होगी तभी वह उसको खरीदेगा या उसको क्या करेगा? प्रयोग करेगा। तो इसमें हमारा क्या आ गया? उपयोगिता का अर्थ। अब उपयोगिता अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें हमारा क्या है? सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता का संतुलन। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आता है मांग। मांग यानी कि डिमांड। डिमांड कर्व सभी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आता होगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मांग। जैसे मैंने बताया, मांग मांग होती क्या है, इसको निर्धारित कैसे किया जा सकता है, और मांग में क्या होता है? मांग कैसे बढ़ेगी, मांग कैसे कम होगी। इसके अंदर आता है हमारा मांग में संकुचन एवं विस्तार। ठीक है, मांग वक्र में वृद्धि एवं कमी, मांग की कीमत लोच, यानी कि क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और साथ ही साथ दो इसमें निर्धारक तत्व जैसे हैं, एक हमारे क्या होते हैं? मांग की लोच के निर्धारक तत्व, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? मांग के निर्धारक तत्व। हालांकि दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी है, लेकिन पर हमें क्या है? इनको डिफरेंटली पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है। ठीक, इसके बाद हमारा मांग की लोच। यहाँ पर हमारा आपको पता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस लेके भी चलता है। ठीक, इसलिए आपको इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसमें मापन की विधियां, यानी कि हम मांग को कैसे माप सकते हैं या कैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ हमारा आ जाता है तटस्थता वक्र। ठीक है, तटस्थता वक्र विश्लेषण एवं उपभोक्ता संतुलन, ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट टॉपिक। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो है जो हमारा क्या है? पहला क्या था हमारा? उपभोक्ता के बारे में मैंने बताया आपको, उपभोक्ता। दूसरा हमारा क्या आ जाता है? उत्पादक। जब कोई भी अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं तो इसकी क्या कह सकते हैं?
एक गाड़ी के जो दो पहिए हैं वो क्या है, उपभोक्ता और उत्पादक। जब दोनों में संतुलन होगा तभी हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, और इसी के अंदर हम अर्थशास्त्र के व्यवहार को पढ़ते हैं, उस उपभोक्ता के व्यवहार को पढ़ते हैं, उत्पादक के व्यवहार को पढ़ते हैं और उनके संतुलन को पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति। जैसे मैंने बताया था पहले आपको, क्या बताया था कि उपभोक्ता संतुलन में हमारी क्या आई थी, मांग। जिस तरह से मांग के पॉइंट्स थे उसी तरह से हमारे क्या आएंगे, पूर्ति के पॉइंट्स भी आ जाएंगे। अब वहां हमारा क्या था, उपयोगिता थी। तो यहाँ क्या है, जब उत्पादक उत्पादन करेगा तो उत्पादन फलन। उत्पादन फलन यानी कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो हमारे उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक, इसके अंदर हमारे पॉइंट आते हैं कुल उत्पाद, औसत उत्पाद व सीमांत उत्पाद। आप ये तीन टर्म समझ लीजिए, कुल, औसत और सीमांत। ये तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सभी जगह पर आपको आएंगे। अगर आप इसकी मीनिंग समझ जाते हैं तो इट इज वेरी इजी। इसके बाद हमारा क्या आ गया, प्रतिफल के नियम। ठीक, वहां थे मांग के नियम, यहाँ क्या आ गए, प्रतिफल के नियम। प्रतिफल के नियम, लागत एवं आगम। जब उत्पादक क्या करता है, किसी चीज को उत्पादित करता है तो उसमें लागत लगती है, और उसके बाद क्या है, उसको वो सेल करता है, बेचता है। बेचता है तो जो आपके पास रिटर्न आ रहा है वो इट इज कॉल्ड आगम या फिर रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू की अवधारणा है, लागत एवं कॉस्ट एंड रेवेन्यू। आपने सुना होगा, कॉस्ट लागत और हमारा क्या है, रेवेन्यू आगम, अवधारणा और उनका संबंध। जब हमारी लागत और आगम का संबंध अच्छा होता है तभी क्या करता है, उत्पादक प्रॉफिट लेता है, लाभ लेता है। और हर उत्पादक का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। ओके, देन हमारा क्या आ जाता है, उत्पादक का संतुलन। संतुलन यानी कि जब उसका क्या रहेगा, उत्पादक क्या करेगा, किसी चीज को प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, तो वो क्या देखेगा, संतुलन की कहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो वो प्रॉफिट वाली टर्म्स जो आएंगी आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे, वो बताएगी कि उत्पादक का संतुलन। उसमें क्या आ गया, उत्पादक के संतुलन का अर्थ क्या है, संतुलन की क्या क्या दशाएं हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पर उत्पादक चाहेगा कि मैं इतना सामान बेच ही लूं या इतना उत्पादित करूं, ये सब दशाएं इसके अंदर आएंगी। अब जब सामान बिक रहा है, ठीक है, हम सेल की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी टर्म ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लेंगे, पूर्ति। वहां क्या थी, मांग थी, यहाँ क्या आ गई, हमारी पूर्ति आ गई। पूर्ति एवं इसके निर्धारक तत्व, यानी कि पूर्ति को क्या क्या चीजें निर्धारित करती हैं, कैसे हम पूर्ति करते हैं। देन सिमिलरली उपभोक्ता वाली टर्म में हम जाते हैं तो मांग है, यहाँ पूर्ति है। पूर्ति वक्र में संकुचन, विस्तार, पूर्ति में कमी, वृद्धि। ठीक है, पूर्ति की कीमत लोच, वहां क्या थी, मांग की कीमत लोच। अब यहाँ क्या है, पूर्ति की कीमत लोच। वैसे जो हमारी मांग और पूर्ति की लोच है वो अलग अलग प्रकार की है यहाँ पर, लेकिन जो आपके सिलेबस में दी है केवल कीमत लोच की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप भटकाव ना करें, केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, कीमत लोच की बात कर रहे हैं, एवं इसके मापने की विधियां या मापन विधियां। ठीक, दो टर्म हमारी क्लियर हो गई सिलेबस की। थर्ड वन हमारी क्या है, बाजार। अब कोई भी चीज हम उत्पादित करते हैं तो कहाँ जाते हैं, बाजार में जाते हैं बेचने के लिए। तो अब हम बाजार के स्वरूप, किस तरह के बाजार में हम किस तरह से कीमत को निर्धारित करेंगे, तो यहाँ क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाजार के स्वरूप यानी कि बाजार के प्रकार पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमें उसकी कंडीशन जब पता होगी तब क्या करेगा, उत्पादक उस वस्तु को बेचने की चेष्टा करेगा। ठीक है, इसमें हमारे बाजार के जो प्रकार हैं वो क्या है, पहला पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार बाजार का अर्थ। यानी कि इतने जितने भी हमारे चार बाजार हैं इनके हम अर्थ को पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि बाजार में संतुलन किस तरह से बिठाया जा सकता है, बाजार संतुलन की दशाएं एवं पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत निर्धारण। अब हमारी क्या है, जब हमें विशेषताएं पता ही है किसी बाजार की तो हम क्या कर सकते हैं, वहां संतुलन बिठाने के लिए क्या करेंगे, संतुलन का मतलब क्या है कि उपभोक्ता को उपयोगिता मिल जाए और उत्पादक को क्या मिल जाए, लाभ मिल जाए। ये हमारी क्या होती है, मुख्य दशाएं होती हैं। इन दोनों की स्थितियों को क्लियर करने के लिए क्या है, कीमत का निर्धारण करना पड़ता है। अब उत्पादक क्या है, उच्चतम कीमत क्या रखेगा या निम्नतम कीमत क्या रखेगा, ये सब चीजें हम किसके अंदर देखते हैं,
बाजार के स्वरूप के और कीमत निर्धारण के अंदर देखते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स होती हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं लाभ की अवधारणा एवं सिद्धांत। ओके, ये हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट। जो इकोनॉमिक्स है वो 4 पार्ट में बटी है। मैंने आपको क्या बता दिया, पहले पार्ट के बारे में बता दिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है, अब हमने क्या कहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा। नेक्स्ट हमारी होती है मैक्रो, यानी कि व्यापक। अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अर्थशास्त्र में जो हमारा अर्थशास्त्र है उसका ब्रॉड एस्पेक्ट लेके चलते हैं। ठीक है, ब्रॉड एस्पेक्ट की हम बात करते हैं कि यानी कि इसमें हम क्या है, वहाँ हम एक उत्पादक को ले रहे थे, एक उपभोक्ता को ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर ब्रॉड बात करते हैं, यानी कि पूरे मार्केट, यानी कि पूरा हम क्या ले सकते हैं, पूरा मार्केट ले सकते हैं, पूरा देश ले सकते हैं, या फिर हम संपूर्ण की बात करते हैं। ठीक, तो व्यापक अर्थशास्त्र हमारे क्या है, सेकंड पॉइंट है। वही सिमिलरली क्या आएगा, व्यापक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का अर्थ, राष्ट्रीय आय का अंकेक्षण, राष्ट्रीय आय। अब जो ये अर्थ हमारा व्यापक अर्थशास्त्र है ना, इसकी जो मुख्य टर्म है वो क्या है, राष्ट्रीय आय है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, संपूर्ण लेके चल रहे हैं। संपूर्ण अगर हम पढ़ते हैं तो किसकी बात करते हैं, एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक देश की बात करते हैं। ठीक, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय का अंकेक्षण कैसे किया जाता है, अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग, आपको पता होगा ऑडिटिंग। देन आय का चक्रीय प्रवाह, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, आय का चक्रीय प्रवाह। आय यानी कि क्या है, जो इनकम है वो क्या करती है, सर्कुलर वे में मोशन करती है। यानी कि आपको पता है कि जो हमारा क्या कह सकते हैं हम, कि जो पैसा है या रुपया है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। रुपये के फॉर्म में या पैसे के फॉर्म में हम क्या करते हैं, आय लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं उसे क्या कर देते हैं, कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है, खर्च करते हैं, तो वो जो इसका चक्रीय प्रवाह है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, राष्ट्रीय आय का मापन, मापन या फिर माप, मापन कहो माप कहो एक ही बात होती है। हमने क्या है, राष्ट्रीय आय किस तरह से माप सकते हैं। किसी देश में राष्ट्रीय आय मापने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें हमारी जो पहली विधि है वो क्या है, उत्पाद। जो आय होती है ना वो 3 टर्म में नपती है। किसमें, एक एक्सपेंडिचर में, इनकम में और कंजप्शन में। 3 ये जो टर्म है, और इन्हीं 3 टर्म की हमारी विधियां हैं इसकी। ठीक है, उत्पाद विधि यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जहां पर कितना उत्पादन हुआ किसी देश में पूरा। व्यय विधि, कितना हमने एक्सपेंड किया। और आय विधि, कितनी हमारी इनकम हुई। ठीक, उत्पादन की टर्म में भी जब उत्पादन होगा वो बेच के हमारी इनकम ही होती है। तो ये तीनों टर्म सेम ही रहती हैं। इसकी हम जब क्या बोलते हैं, हम मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे, इसका टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अब राष्ट्रीय आय है ना, राष्ट्रीय आय एक टर्म में नहीं होती। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं पर हम पूरा बहुत सारा नाप लें और राष्ट्रीय आय हमें मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसको हमें क्या करना पड़ता है, एक एक स्टेप वाइज निकलती है। तो इसके स्टेप राष्ट्रीय आय में क्या आ जाते हैं, पहला हमारा क्या हो गया, समग्र में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, सकल एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद जीडीपी एंड एनडीपी, साधन लागत और बाजार कीमत। 2 टर्म और इसमें इंपॉर्टेंट आती है, साधन लागत और बाजार कीमत। यानी कि जो उत्पादन होता है, यानी कि किस साधन, किन किन साधनों से उत्पादित हुआ है, अगर हम उसमें नापते हैं तो यह है साधन लागत। और अगर हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पे नापते हैं तो इट इज कॉल्ड द बाजार कीमतों पर। अब हमारी क्या होती है, कुछ आय हम खर्च कर देते हैं, इट इज कॉल्ड द व्यय योग्य आय। निजी आय, वैयक्तिक आय, वास्तविक एवं मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद। ये जो छोटी छोटी टर्म्स आ रही हैं ये सब हम टॉपिक में क्लियर करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो भी सकल घरेलू उत्पाद है, एवं आर्थिक कल्याण क्या है। ये हो गया हमारा व्यापक अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। सेकंड हमारी क्या आ जाती है इसमें, मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, अब कोई भी चीज हम उत्पादित करते हैं, बनाते हैं, तो किस लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए। तो हमारे यहाँ पर क्या आ गई, मुद्रा का आ गया। मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा के मुख्य कार्य क्या होते हैं, मुद्रा की पूर्ति तथा इसके विभिन्न माप। अब हम जब मुद्रा की बात कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, बैंकों में जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने क्या करना है, बैंकों के बारे में भी पढ़ना है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन, केंद्रीय बैंक, इसके कार्य, साख नियंत्रण
मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र की अवधारणा। ये हमारा मुद्रा बैंकिंग का सिलेबस है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, रोजगार एवं आय का निर्धारण। रोजगार एवं आय के निर्धारण में हमारा क्या आता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या लेके चल रही है, पूरे होल को लेके चल रही है, ठीक है, पूरे राष्ट्र को लेके चल रही है। तो जो यहाँ पर मांग और पूर्ति आएगी ना, वो क्या हो जाएगी, समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, एंड समग्र पूर्ति की बात करते हैं तो एग्रीगेट पूर्ति। इसके फलन हो गए रोजगार एवं आय का निर्धारण, नेक्स्ट उपभोग एवं बचत, ठीक, जब मांग और पूर्ति की बात करते हैं, संपूर्ण को लेके चलते हैं, तो उपभोग और बचत की भी हम बात कर देते हैं। इसके साथ विनियोग गुणक एवं इसका कार्यकरण, पूर्ण रोजगार एवं अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ तथा इसे दूर करने के उपाय, ये सारे टॉपिक हैं। और ये आपको देखने में इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर हम एक ही शब्द को लेके चलते हैं तो इसका बहुत लंबी चौड़ी मीनिंग आ जाती है और बहुत बड़ा सिलेबस इसका माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया इसमें पॉइंट, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। अब क्या है, जैसे हमारा देश क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ सरकार काम करती है, तो जो भी लेन देन होता है, आय व्यय होती है, उसका सारा ब्यौरा हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। इसमें हमारे क्या सरकारी बजट का अर्थ आ जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है कि क्यों हम बजट बनाते हैं, इसके घटक, बजट को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, प्राप्तियों एवं व्यय का वर्गीकरण। प्राप्तियां यानी कि सरकारी बजट, सरकार की क्या क्या प्राप्तियां हैं और क्या 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 है इसके व्यय हैं। नेक्स्ट सरकारी घाटे के मापक। घाटे क्या होता है, सरकार हमेशा जो ना डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना, वहाँ जो सरकार होती है ना, वो हमेशा किसके लिए काम करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है। जब वेलफेयर के लिए काम करती है ना, तो सरकार घाटे में आती है, तो इसलिए इसकी स्थितियाँ राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय नीति, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा भुगतान संतुलन। अब हम यहाँ कहाँ आ गए ना, इसमें हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आ गए, ठीक है। भुगतान संतुलन की बात जब हम करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब चीजें आएंगी। कि भुगतान संतुलन का अर्थ एवं घटक, भुगतान संतुलन घाटा, विनिमय दर, अर्थ एवं प्रकार, मुक्त बाजार के अंतर्गत विनियमन दर निर्धारण। मुक्त बाजार क्या हुआ, यानी कि जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम लेके चलते हैं वो सब मुक्त बाजार के अंदर आएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या है, सबसे पहले एक चीज मैं बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरा ऐसे रीडिंग कर रही हूँ, बट नहीं। अगर लास्ट ईयर का आप पेपर देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन आया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, उसमें क्या है, जो 3 टर्म्स थी वो तो हमारी व्यापक अर्थशास्त्र की दे दी और एक टर्म दे दी हमको व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो अब जब हमें इसका पूरा होल सिलेबस पता होगा, क्या क्या चीजें हम किसके अंदर नापते हैं, तभी हम आंसर दे पाएंगे। आप ये मत सोचना कि हम कोई सी टॉपिक को ही पढ़ें तभी हमें आंसर मिलेगा, नहीं, इस सिलेबस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पार्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था, अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था का इसमें वो दिया हुआ है, सिलेबस दिया है ना, वो कहाँ से दिया है, 1947 से 1990 तक, ठीक है। वहाँ तक हमारी क्या है, जो व्यापार नीति एक सेम वे में वर्क करती थी, ठीक है। और विकास की जो भी नीतियाँ हैं उसके अनुभव है, और इसमें हमारा इससे स्वतंत्रता से पूर्व वाली हम टर्म नहीं लेंगे। जो पुराना सिलेबस था या फिर कहीं पर आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद, ऐसा नहीं है। हमने क्या है 47 से स्टार्ट करना है, यानी कि 47 के बाद से जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी नीतियां बनी, जो भी योजनाएं बनी, वो सब चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, हमारी विकास नीतियों एवं अनुभव। अनुभव क्या होते हैं, देखो, जब गवर्नमेंट क्या करती है, कोई पॉलिसी बनाती है ना, तो उसका आइडिया ले लेती है कि जैसे हमने 5 साल कोई पॉलिसी चलाई, तो उसके बाद अगर उसे बेनिफिट है, यानी कि कहीं पर वेलफेयर हो रहा है, तो वेल एंड गुड, वो कंटिन्यूअस करते हैं। अगर नहीं होता है तो क्या करती हैं, वो नीतियाँ चेंज होते जाती है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। ये क्या, ये सब चीजें विकास नीतियों के अंदर और अनुभव के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि कोई हमने पॉलिसी बनी, कोई नीति बनी, अगर वो वर्क कर रही है
तो सही है, नहीं तो उसको क्या है अनुभव के आधार पर बदल दिया जाता है। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है। और उसके बाद हमारा मुख्य जो है ना पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं आपको पता है, योजना आयोग सुना होगा आपने। योजना आयोग जो अब नीति आयोग के नाम पे काम कर रहा है, उसके अंतर्गत हमारी क्या बनती थी, पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी। और उसके हम क्या है उद्देश्य क्या थे, वृद्धि एवं क्षेत्रक विकास, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां, जैविक खेती, औद्योगिक विकास, औद्योगिक नीति और भारत का विदेशी व्यापार। ठीक है, ये सारी टर्म कहाँ तक की है, 1947 से 1990 तक का। जो भी हमारे क्या है अर्थव्यवस्था में चेंजेस आए हैं ये सब हमने पढ़ना है, एक एक पॉइंट हमने देखना है। इसके अंदर पंचवर्षीय योजना है या फिर कोई नीति है, वो सब हमने क्या है इसके अंदर पढ़ना है। अब इसके बाद क्या है 1991, आपको पता होगा जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट सभी हैं देखने वाले, तो 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी आई थी वो हमारा सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जाता है। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कब माना जाता है, 1991 में, जो हमारी क्या आई थी, एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जो 3 टर्म इसमें आती है। ठीक है, तो 1991 के पश्चात आर्थिक सुधार कौन सा है, एलपीजी पॉलिसी। ठीक, अब हमारे क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। अब देखो 1991 में कंडीशन कुछ और थी और आज कंडीशन कुछ और है। जनसंख्या की बात हम करते हैं तो उस समय कुछ और थी, अभी का कुछ और है। तो इसमें हमारे कुछ टर्म्स किसकी आ जाती है, करंट अफेयर की भी आ जाती है। ठीक है, इसमें हम जनसंख्या की बात करते हैं तो करंट अफेयर, मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी होती क्या है, पहले तो इसका अर्थ पता लगेगा, इसकी भूमिका क्या है। मानव पूंजी जैसे आपको पता है क्या है, मानव जो क्या है एक किसी भी विकासात्मक कार्यों में लगा है, उत्पादकीय कार्यों में लगा है, वो क्या है मानव पूंजी है। तो उसका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं और उसकी भूमिका क्या है, संगठित क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्र में, रोजगार में, गरीबी एवं गरीबी का उन्मूलन कार्यक्रम। जब हम मानव पूंजी निर्माण कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक टर्म गरीबी और गरीबी का उन्मूलन भी आती है। दूसरा आ गया हमारा क्या है, ग्रामीण विकास। क्यों है ग्रामीण विकास, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग क्या थे, ग्राम। जो भारत को पहले क्या कहा जाता था, गांवों का देश कहते थे। तो हमें सबसे पहले ग्रामीण विकास तो करना ही करना है, इस तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। इसलिए क्या है, ग्रामीण विकास, साख एवं विपणन की समस्याएं, सहकारिता की भूमिका, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा की समस्याएं। क्या क्या समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसके बाद हमारे लास्ट क्या जाती है इसमें, मुद्रास्फीति, संधारणीय विकास। संधारणीय विकास क्या है, ये बात की टर्म है। जब हमारी डेवलपमेंट ने ना पर्यावरण को बहुत ज़्यादा डैमेज किया, तो उसके बाद की टर्म जो आती है वो संधारणीय विकास कहती है। संधारणीय विकास का एक जनरल टर्म मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस तरह से विकास करना है जो हमारी प्रकृति को नुकसान ना हो। ठीक है, भविष्य के लिए क्या है, यूजफुल रहे, यानी कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो क्या करे, इसका यूज कर सके। अब जैसे हमारे क्या है, जो फर्टिलाइजर वगैरह यूज होते हैं वो क्या कर देते हैं, खेतों की जो फर्टिलाइजेशन है उसे खत्म कर देते हैं। तो इसी वजह से क्या आया, ये संधारणीय विकास की टर्म आई है, जो किससे रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। अब पर्यावरण की बात करते हैं तो वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग तो आ ही जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, भारत, पाकिस्तान एवं चीन, आपको पता है अभी जो है करंट में बहुत अच्छा मुद्दा है, पाकिस्तान एवं चीन हमारे पड़ोसी राज्य हैं। तो इसमें क्या है, उनके साथ हमारा कंपैरिजन। ठीक है, उनके साथ हमारा कंपैरिजन कि हम उनकी तुलना में किस स्थिति में हैं, उनके विकास का भी अनुभव। और साथ में नीति आयोग, एक नई टर्म जुड़ी है आफ्टर द नीति आयोग बनने के। इसका हमारा जो 4th पार्ट बताया वो आता है स्टैटिक्स, यानी कि सांख्यिकी। सांख्यिकी, अब आपको पता है अर्थशास्त्र की हम बात कर रहे हैं, मैंने बताया कि एक पार्ट इसका क्या है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल पार्ट है तो इसमें हमारे क्या है, जब हम लेन देन बाजार की बात करते हैं तो वो सारी की सारी न्यूमेरिकल टर्म में होंगी ना। तो इसलिए हमारा एक 4th जो टर्म आती है वो आती है सांख्यिकी। सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र, महत्व।
अब इसके अंदर भी ना हम जब सांख्यिकी पढ़ते हैं, जैसे मैं बता रही थी सिलेबस के अंदर क्या क्या टर्म्स आई हैं वो सब हमने डीपली देख ही लेना है, ठीक है। अगर आपको समझ आता है तो गुड, नहीं तो अगर आप 3-4 बार अगर सिलेबस पढ़ते हैं ना तो आपको खुद पता लग जाएगा किस फील्ड में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक। इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप होते हैं कि सांख्यिकी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या चीज़ें ली जाती हैं, ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो सिलेबस है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, टॉपिक को क्लियरली पढ़ सकते हैं, ठीक। हम क्या कह रहे थे, सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र, महत्व। अब क्या है सांख्यिकी में, क्या है, आंकड़े, आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों का संकलन अब हम कहाँ से करते हैं, तो किस में आ गए हम, स्रोत में आ गए। स्रोत, उसकी विधियां क्या हैं, और आंकड़ों का संगठन। अब हमने इकट्ठे कर लिया आंकड़े, जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे कर लिए। अब यूजफुल कैसे बनेंगे वो, जब हम उसको संगठित करेंगे। उसको बारंबारता वितरण में बांटना। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आप देखते हो ना, जो हमारा बजट बनता है या फिर कोई भी चीज़ बनती है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के अंदर। और नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या है, मीन, मोड, मीडियन, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये सारा न्यूमेरिकल पार्ट है। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बिल्कुल बेसिक होते हैं, और हम नॉर्मली जब भी हम तैयारी करते हैं ना तो हम हार्ड टू हार्ड की ओर जाते हैं, हम इजी चीज़ें छोड़ देते हैं, इसलिए तो हमने छोटी छोटी चीज़ों को भी लेके चलना है। नेक्स्ट हो गया हमारा अपकिरण विस्तार, चतुर्थक विचलन, क्वाड्रेटाइल डेविएशन, माध्य विचलन, मीन डेविएशन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इनके सापेक्ष जो हमारा अपकिरण है उसकी माप। एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र। इसको हम डीपली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में हमारा क्या आ गया, सहसंबंध। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर जो एग्जाम आयोग ने कंडक्ट किया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कार्ल पियर्सन और स्फीयरमैन। वैसे इसमें भी हमारी बहुत सारी विधियां आती हैं, और भी हमारे क्या है अर्थशास्त्री हैं उनकी विधियां भी आती हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो केवल कार्ल पियर्सन और स्फीयरमैन है, ठीक है। सूचकांक, इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक और इनके उपयोग, इन सूचकांकों का उपयोग कहाँ होता है। साथ में मुद्रास्फीति और सूचकांक यानी कि इंडेक्स। ये था हमारा अर्थशास्त्र का सिलेबस। अब आप क्या करिए, सबसे पहले सिलेबस यानी कि अब अपने कंटेंट में नजर डालिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम क्या करेंगे, आपको नए वीडियो के साथ हम यहाँ उपस्थित होंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू।